बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपका पेपर फर्स्ट है, उसकी यूनिट फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेक्चर 2 में आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर्स ने उपसंयोजक यौगिकों को समझाने के लिए जो थ्योरी दी थी उसकी प्रायोगिक प्रूफ्स, और दूसरा मुख्य है EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या प्रभावी परमाणु संख्या नियम, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। इन नियम के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। वर्नर के सिद्धांत के प्रायोगिक प्रमाण, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर्स बहुत कम उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्हें उपसंयोजक रसायन का पितामह कहा जाता है। फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वॉज अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने इनके सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए थे। पहला प्रमाण है कि जो संकुल यौगिक है उनकी AgNO3 विलयन के साथ संकुलों की अभिक्रिया। माना कुछ संकुल है जैसे कोबाल्ट क्लोराइड Cl3 5NH3H2O। इस संकुल की जब हम AgNO3 से क्रिया कराते हैं तो संकुल परिसर के बाहर जितने भी क्लोरीन है वो AgNO3 से रिएक्शन कर जाएंगे। रिएक्शन किस तरह से होती है? ये है कि COCl3 और NH3 पहले ये प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करेंगे। उसके बाद वर्नर सिद्धांत की सहायता से सूत्रबद्ध करके इनको जितने क्लोरीन आयनन होते हैं उतने AgNO3 अणुओं से ये क्रिया करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये सूत्र दिया गया है। ये सूत्र दिया गया है कि CONH3 और 3Cl, तो यहाँ पर 3 AgNO3 अणु से ही क्रिया करेंगे क्योंकि आपके पास 3 क्लोरीन आयन मुक्त है। इसी तरह से ये दूसरा ये कोई कंपाउंड है जैसे कोबाल्ट NH3 Cl और Cl2। इसमें आपके पास 2 क्लोरीन मुक्त है। एक क्लोरीन तो अंदर कोऑर्डिनेशन में शामिल हो गया, 2 क्लोरीन मुक्त है। तो ये 2 क्लोरीन आपको क्या देंगे? AgNO3 से रिएक्शन कर देंगे तो 2 मोल AgCl आपके पास बनेंगे। इस तरह से ये समझाया था इन्होंने। ये देखिए आप, सबसे पहले बहुत ही आसानी से समझने वाली चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो क्लोरीन है, जो AgNO3 है, उसकी रिएक्शन किस तरह से हुई है। तो ये 3Cl तीनों बाहर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बड़े ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 AgNO3 से क्रिया कर सकते हैं। 3 मोल AgCl का सफ़ेद अवक्षेप वाइट प्रेसिपिटेट आपके पास बन सकता है। यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ देखिए इस कंपाउंड में, ये कंपाउंड में 2 Cl है आपके पास, 2 AgNO3 से क्रिया करेगा, 2 AgCl का PPT फॉर्मेशन होगा। यहाँ एक Cl है, एक AgNO3 से क्रिया करेगा। HCl और H2SO4 की अभिक्रियाएं। हम जानते हैं कि HCl अमोनिया के साथ तेज़ी से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धूम्र देता है, जबकि इन यौगिकों को हाइड्रोक्लोराइड के साथ गर्म करने पर 110 डिग्री तक इनमें से अमोनिया और जल के अणु बाहर नहीं निकल सकते। कोबाल्ट के अणु दृढ़ता से द्वितीयक संयोजकता के साथ ये बंधे होते हैं। H2SO4 से ये अप्रभावित रहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण वेरिफिकेशन है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की जब हम बात करते हैं तो आयनन जितने किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक, कॉम्प्लेक्स यौगिक, संकुल यौगिक का जब आयनन होता है तो आयनों की संख्या जितनी होती है, जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होगी, विद्युत चालकता होगी। इसको हम कुछ संकुलों की सहायता से, और उन संकुलों को ये प्रायोगिक प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है। जैसे ये संकुल है PTNH3 Cl4, तो यहाँ पर ये +4 और ये 4Cl-, 4Cl- 4 आयन और एक ये संकुल आयन, 5 आयन बने, आयनों की संख्या 5, तो विद्युत चालकता 5 आयनों के अनुसार अधिक होगी। इसके बाद दूसरा संकुल लें अपन जिसमें 3 क्लोरीन बाहर है, एक
3 क्लोरीन 3 आयन और ये एक बड़ा संकुल आयन 4 आयन हो गए। 4 आयन जब आयनन होगा तो विद्युत चालकता 4 आयनों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर 2 में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या नियम। वर्नन ने उप संयोजन यौगिकों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अलग अलग सिद्धांत दिए थे। इसके अनुसार ही इनको इलेक्ट्रॉनों की भाषा में समझाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक है, उप संयोजन यौगिक है, इनको इलेक्ट्रॉनों की भाषा में समझाने के लिए सबसे पहले सिज्विक नाम के वैज्ञानिक ने सफल प्रयोग किया था। कैसे समझाया था इसको, तो ये हम देख लेते हैं सिज्विक ने कैसे समझाया था। सबसे पहले ये संकुल कोई भी ले लेते, संकुल लिया हमने CONH3 3+ आयन, कोबाल्ट है बीच में, सेंट्रल मेटल आयन है, इसमें लिगेंड है अमोनिया, 6 लिगेंड है, ये अष्टफलक की ज्योमेट्री में व्यवस्थित हो गए। एक लिगेंड कोबाल्ट को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और +3 इस पर है। इस तरह से ये मेटल है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट +2, ये लुईस एसिड, लेविस एसिड, लुईस अम्ल है। जितने भी लिगेंड है अमोनिया है, ये लुईस सार है, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक संकुल आयन बन रहा है। इलेक्ट्रॉन युग्म उप संयोजन बंध सिद्धांत के अनुसार सिज्विक ने वर्नर की द्वितीयक संयोजकता की व्याख्या की और संकुलों के स्थायित्व को समझाने के लिए प्रभावी परमाणु संख्या नियम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का सुझाव दिया। किसने दिया ये सुझाव? सिज्विक ने दिया। हुआ क्या कि संकुलों का जो स्थायित्व है कि कौन से संकुल स्टेबल होंगे, कौन से उपसंयोजक स्थायी होंगे, उनको समझाने के लिए सिज्विक नाम के वैज्ञानिक ने, किस वैज्ञानिक की बात करेंगे हम? सिज्विक। ये रहा सिज्विक। सिज्विक नाम के वैज्ञानिक ने प्रभावी परमाणु संख्या नियम EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल दिया था, जिसके अनुसार क्या था कि किसी भी संकुल में, ये परिभाषा ब्लैक बोल्ड अक्षरों में है, ये परिभाषा हमको ध्यान रखनी है कि इस नियम के अनुसार एक धातु परमाणु या आयन दाता समूह के साथ इतनी संख्या में बंध बनाएगा या समन्वय संख्या रखेगा कि संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी संकुल में वो प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। वो आगामी उत्तम गैस के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाए, कि वह धातु है उससे जस्ट आगे आने वाली, जस्ट फॉरवर्ड में आने वाली जो अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास है, उतनी उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर कुल इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो EAN रूल का पालन करेगा। अगर नहीं होते तो EAN रूल का पालन नहीं करेगा। उदाहरण लेते हैं कोबाल्ट NH3 3+, तो कोबाल्ट +3 आयन है इसमें, तो कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, तो 27 इलेक्ट्रॉन तो ये है कोबाल्ट में। अब ये संकुल की बात कर रहा है, तो संकुल में कोबाल्ट +3 में है, तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम कर लीजिए, तो 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने बचे? 24, तो कोबाल्ट +3 के 24 इलेक्ट्रॉन। अब 6 NH3, इस कोबाल्ट +3 को 6 NH3 लिगेंड या इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, तो 6, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 × 2 = 12, 12 इलेक्ट्रॉन ये है। 24 और 12 को हम जोड़ेंगे, कुल इलेक्ट्रॉन संकुल में, कुल इलेक्ट्रॉन धातु के चारों तरफ 24 + 12 36, और 36 कोबाल्ट के बाद आने वाली उत्तम गैस क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक है। अतः ये अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास के बराबर है, इसलिए ये संकुल EAN रूल का पालन करता है। ये संकुल किस नियम का पालन करता है? EAN रूल का। सिज्विक और बेली ने 1938 में धातु कार्बोनिल और संबंधित यौगिकों में भी लागू करके देखा, तो एकक धातु कार्बोनिल यौगिकों में ये EAN रूल सफल नहीं हो पाया। कार्बोनिल यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य पाई जाती है, अर्थात कुल इलेक्ट्रॉन धातु के Z के बराबर होंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह से कार्बोनिल में प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव EAN होगा Z + 2Y, जहाँ Z
जहाँ जेड क्या है उस धातु की परमाणु क्रमांक है और वाई क्या है एक कार्बोनिल द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदाहरण के लिए हम लेते हैं CrCO6। Cr का परमाणु क्रमांक 24 है और 6 CO 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 × 2 12, 24 + 12, तो 24 + 12 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 36, और 36 है अक्रिय गैस विन्यास इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये EAN रूल का पालन करेगा, EAN रूल का पालन करेगा। कुछ संकुलों के EAN हम निकाल रहे हैं इस सारणी में दिए अनुसार। Now we will find the EAN of some metals in given complexes as per below in the table। ये सारणी आप देख लीजिए। पहला संकुल इसमें दिया है कोबाल्ट NO2 होल 6 3-, तो ये कोबाल्ट +3 में है, 27 धातु आयन परमाणु क्रमांक है इसका, तो +3 में कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन हो गए 24, 6 लिगेंड हैं, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 × 2 12, और 24 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 36। 36 अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए ये EAN रूल का पालन करता है। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं, लास्ट वाला, बाकी सब आप एक एक करके देख सकते हैं। PtCl6 2-, तो देखिए इसका Pt+4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। Pt कैसे निकालेंगे? Pt को तो x मान लीजिए, Cl का -1, x - 6 = -2, तो x = +4, तो ये Pt+4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। Pt का परमाणु क्रमांक 74 है, 78 है, तो +4 में 4 इलेक्ट्रॉन कम करो 74, 6 लिगेंड है, 6 × 2 12, 74 + 12 86। ये भी अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस तरह से ये EAN रूल का पालन करता है। तो जो धातु संकुल EAN अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं वो EAN का पालन करते हैं। जिनमें अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो EAN रूल का पालन नहीं करते हैं। कुछ धातु कार्बोनिलों की हम बात करते हैं जिनमें धातु में इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम रहती है, वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे कि हम उदाहरण के लिए MnCO5, Mn का परमाणु क्रमांक 25 है। CO को कार्बोनिल के जितने भी संकुल है वो 0 ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। तो 5 कार्बोनिल है, तो 5 × 2 10, 25 और 10 35, कभी भी ये 36 नहीं होगा एकक में, इसलिए ये EAN का पालन नहीं कर रहा। जब ये EAN का पालन नहीं कर रहा तो MnCO5 संकुल स्थायी नहीं हो सकता। इसको ड्यू टू द attaining the stability, MnCO5 form is converted into dimer। तो डाइमर ये बना लेता है Mn2CO10 और उसमें इसके 36 हो जाते हैं। इसी तरह से आप कोबाल्ट CO होल 4 की बात करते हैं तो कोबाल्ट 27 है, और 27 और 8 कितने हो गए? 35, तो ये भी EAN रूल का पालन नहीं करता। तो ये EAN रूल के पालन नहीं करने वाले संकुल है जिनमें धातु का क्रमांक विषम है, वो डाइमर या ट्राइमर बना के संकुल EAN का पालन करते हैं। Mn का विषम परमाणु क्रमांक 25, ये डाइमर करा के EAN नियम का पालन करेगा। कैसे? Mn 25 इलेक्ट्रॉन है, 5 CO है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। Mn बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 1, तो ये कितने हो गए? 36 हो गए। इस तरह से EAN रूल का पालन कर रहे हैं। आप डाइमर और ट्राइमर में और देख लीजिए EAN रूल का पालन कैसे हो रहा है, इसकी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास एक संकुल है Fe2COO9, 2 Fe से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 26 26, एक Fe से तो 2 से 52, 9 CO से इलेक्ट्रॉन होंगे 18, Fe बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Fe के चारों ओर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 72, तो एक Fe का EAN 36 हो गया, EAN रूल का पालन करता है। इसी तरह से हम ट्राइमर की बात करते हैं, FeCO5 का ट्राइमर, तो क्या बनेगा? Fe3CO12, Fe3CO12, 3 Fe से इलेक्ट्रॉन हो गए 26 3 78,
12 CO से 24, 3 Fe के 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 108। 3 Fe के चारों ओर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 108, तो 1 Fe के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 36। इस तरह से ये EN रूल का पालन करते हैं। कुछ यौगिक स्पेशल अपवाद के रूप में हम लेते हैं, जो न तो सिंगल मोनोमर में और न डाइमर या ट्राइमर कभी भी ये अपना EN पूरा नहीं करता है, EN का पालन नहीं करता, लेकिन ये एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप ये स्थायी कार्बोनिल यौगिक है, स्थायी कॉम्प्लेक्स यौगिक है। वेनेडियम VOCO6 एक एक्सेप्शनल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, that is a stable carbonyl compound which don't follow the EAN rule। EAN रूल फॉलो नहीं करते हुए भी एक स्थायी यौगिक है। कैसे, हम देख लेते हैं। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 है। इसके बाद 6 CO है, 6 × 2 12। अब 23 और 12 35। हमेशा ये अस्थायी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। VCO6 एक अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक यौगिक है, न तो ये डाइमरा होता है, EN रूल का पालन भी नहीं करता, फिर भी ये उपयोगी है और स्थायी यौगिक है, स्टेबल यौगिक है। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कुछ सामान्य संकुलों में धातुओं का EAN है, ये आपको निकालना है एक एक का और चेक करना है कि ये EAN कितना आ रहा है। और अगर EAN कुल इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस विन्यास के बराबर आते हैं तो EAN का पालन करता है, नहीं आते तो EAN का पालन नहीं करते। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स की हम बात करते हैं। EAN रूल्स की तरह ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स भी होता है कि यदि किसी भी संकुल में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D10 NH2 Np6 18 हो गया, ये टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए, N-1D S और P, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 18। किसी भी जो कॉम्प्लेक्स यौगिक है उसमें कुल बाह्यतम इलेक्ट्रॉन संकुल के चारों ओर अगर 18 है तो वह संयोजकता कक्षक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और 18 होते हैं तो वह 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करता है। जो संकुल 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करता है वो EAN रूल का भी पालन करेगा, और जो संकुल 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करेगा वो संकुल EAN रूल का भी पालन नहीं करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संक्रमण धातु में संयोजकता कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। क्योंकि कार्बोनिल में EAN का पालन नहीं करते, इसलिए ये निश्चित ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल का भी पालन नहीं करते। 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे निकालेंगे कि धातु में कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, केवल बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? N+2y। N का मतलब क्या है? उस धातु के चारों ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल प्लस 2 × नंबर ऑफ लिगेंड। ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉर्मूला हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम by taking an example of complex compound CrCO6, that is the carbonyl compound। Cr के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 6 लिगेंड है, तो 6 × 2 12, 12 + 6 18। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करेगा और EN रूल का भी पालन करेगा। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। इसी तरह से वेनेडियम VOC6 EN रूल का पालन नहीं कर रहा था, स्थायी था। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन नहीं करेगा, फिर भी ये स्थायी होगा। इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग आप इसको समझाइए VCO6 को, तो क्या होगा? वेनेडियम में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कैसे है? साइंस टीचर विनीता। तो 4s2 3d3, तो 2 और 3 5, और 6 की लिगेंड है, 6 दूना 12, 12 और 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन है। ये 18 इलेक्ट्रॉन का पालन नहीं करता, EN का पालन नहीं करता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये लेक्चर 2 देखने के लिए। इसको देखने के बाद आप समझ पाए होंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, EN रूल दोनों इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं और वर्नर्स थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ